हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, इस संबंध में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी उसका सेकंड पार्ट होगा ये। इसमें हम देखेंगे कि कैसे टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। पहला पॉइंट है सेवरल सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस, ऐसे बहुत से क्षेत्रों में जॉब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लोगों को। इसलिए देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है, उसमें लोगों को सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है, ज़्यादा मिल रही हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो नए नए क्षेत्र हैं, जैसे टेलीग्राफ का क्षेत्र हो गया, जैसे कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो गया, मोबाइल सेंटर हो गए। अब मोबाइल का यूज़ करने का मतलब मोबाइल सेंटर्स का भी यूज होगा, उसमें तमाम तरह के जॉब्स मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत से क्षेत्रों में लोगों को जॉब्स मिल रहा है और टर्शरी सेक्टर का विकास हो रहा है। अब जो दूसरा देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लीड्स टू डिफरेंट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर के विकास के साथ साथ आपको पता है कि आजकल एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो उस एग्रीकल्चर पे जोर देने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए कीटनाशक दवाएं ले, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, नए नए बीज आ रहे हैं। तो ये सब जो भी चीज़ तैयार हो रहे हैं, उसके लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ है, उसके लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ सेटअप किए गए हैं। उन इंडस्ट्रीज़ में तमाम हजारों लाखों वर्कर्स को जॉब मिला है। तो इस तरह से देखें तो टर्शरी सेक्टर का ही विकास हुआ है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो जिन क्षेत्रों में जहां भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं, सारे टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। यानी टर्शरी सेक्टर का विकास लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कि बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे इंश्योरेंस के बारे में देखें, पहले इंश्योरेंस नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में लगभग सभी लोग इंश्योरेंस, लगभग सारे कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग सब इंश्योरेंस चला रही है, इंश्योरेंस खोल रही है, लोगों का जीवन बीमा कर रही हैं। तमाम तरह के प्राइवेट और गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, तो सब में ये सब जॉब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस, प्रशासनिक सेवाएं हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो गया, तो हॉस्पिटल हो गया, बहुत सी चीज़ों में पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सब में तमाम तरह के जॉब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसमें बहुत से जॉब लोगों को मिल रहे हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लीड्स टू डिफरेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, यानी ये मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर इनकम लेवल राइजेस। अब इनकम लेवल राइजेस, जैसे जैसे इनकम का बढ़ना हो गया, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के होटल, रेस्टोरेंट्स या और भी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। टूरिज्म की व्यवस्था की गई है, शॉपिंग की व्यवस्था की गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। पहले लोगों के पास पैसे नहीं थे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाते थे, जहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती। तो उस तरह देखा जाए तो फिर ईटिंग आउट, लोगों को बाहर खाना खाने जाना है, पैसे हैं तो बाहर खाना खाने जाना है। ये सब पैसों, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है लोगों का, वैसे वैसे तमाम तरह के होटल भी खुल रहे हैं, टूरिज्म की व्यवस्था है, लोगों के पास पैसे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं बाहर, लोग समय अपना स्पेंड करने जा रहे हैं बाहर। ये सब तमाम तरह की सुविधाएं पैसों के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो रही हैं, और लोग सर्विसेज के माध्यम से, और जो भी ये काम हो रहा है, इसमें तमाम तरह के नए नए सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल देखा जाए तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, ये तमाम तरह के साधन है, उसके लिए भी तमाम तरह के सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर हम मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल को बनाने के लिए, अगर मोबाइल खराब हो गया, उसके बनाने के लिए हम तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तमाम तरह के दुकानों में जाते हैं। उन दुकानों पर भी या उन जगहों पर जहाँ पर लेबरों को एम्प्लॉयड किया जाता है, जहाँ पर मैकेनिकों को एम्प्लॉयड किया जाता है, जहाँ वो लोग काम करते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत से क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, टर्शरी सेक्टर का विकास हो रहा है। अब है वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस क्षेत्र में एम्प्लॉयड हैं? 3 क्षेत्र हैं, आर्थिक रूप में 3 क्षेत्र देखा गया है। हम जानते हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। इन तीनों में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं? तो हम पहले से देखें, अगर 1951 यानी पहले से देखा जाए, पहले के ईयर्स को देखा जाए, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर क्षेत्र में लोग ज़्यादा थे।
एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लोग ज़्यादा काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर का विकास हुआ, कंपनियां आने लगी, उसमें मशीनों का विकास, मशीनीकरण का विकास हुआ, तो लोग मशीनों के माध्यम से काम करना शुरू कर दिए, कंपनियों में जॉब करने लगे। तो ये सब जॉब्स जो हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का विकास हुआ। सेकेंडरी सेक्टर के बाद से फिर उसके बाद से टर्सरी सेक्टर का विकास, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तमाम तरह के टर्सरी सेक्टर का विकास हुआ। यानी टर्सरी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड किए जाने लगे। अब आज के समय में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब सब देखने के बावजूद भी अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, तो वो है खेती, कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आज भी आपको पता है कि भारत के 60 से 70% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। उस 60 से 70% लोगों का निर्भर होने का मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। यानी सबसे ज़्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अब उस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने से कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास अन्य व्यवस्थाएं नहीं है जिसकी वजह से वो किसी और कंपनी में जाके काम करें। यह भी हो सकता है। और फिर उसके बाद से देखें कि लोग एक खेत में, मैंने पहले बताया होगा आपको, या अभी बता दे रहा हूं मैं, कि जैसे अगर एक व्यक्ति के पास 1 एकड़ खेत यानी 25 कट्ठे खेत हैं, 1 एकड़ खेत, अगर वो उस घर में अगर 5 से 6 सदस्य हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो 5 से जो 6 मेंबर्स हैं फैमिली के, वो सभी लोग उसी खेत में काम करेंगे, उस 25 कट्ठे खेत में यानी 1 एकड़ खेत में काम करेंगे। यानी जो प्रोडक्शन होगा वो उतना ही होगा जितना अगर कम लोग काम करते हैं। अगर उस 5 से 6 लोगों में से 3-4 लोगों को अगर निकाल लिया जाता है, तो प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना पहले होता था, जितना कि 5-6 लोगों के काम करने पर होता था। ध्यान समझिएगा, खेत में 1 एकड़ खेत में अगर 5 से 6 लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं, उतना ही 2 से 3 लोग भी कर सकते हैं। अगर बाकी लोगों को उसमें से निकाल दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होगी। ऐसे चीज़ों को, ऐसे कंडीशन को, कि जब 5 से 6 लोग काम कर रहे हैं, आमदनी उतनी ही हो रही है जितना कि कम व्यक्ति पर होगी, उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है बच्चों। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी बेरोजगारी, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसे छुपी बेरोजगारी कहा जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि छुपी बेरोजगारी। यानी वो बेरोजगारी छुपी है कि 3 से 4 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनको उनके काम के लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। यानी जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई बेनिफिट है ही नहीं। दे मे स्पेंड होल डे बट इवन अर्न वेरी लिटिल। वो सारा दिन काम करेंगे लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि उसके जगह पर वो 2 लोग ही काम कर सकते हैं, लेकिन कई लोग काम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उन लोगों को बाहर भी भेज देते हैं, अगर उन लोगों को दूसरी जॉब में भेज देते हैं, उस फैमिली का जो खर्च, जो आमदनी होगी वो बढ़ जाएगी, यानी उनकी जो गरीबी होगी वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वही लोग, अगर सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड है, वो लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, यानी छुपी बेरोजगारी के अंतर्गत वो लोग काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि छुपी बेरोजगारी क्या होती है। यानी सब लोग का एक साथ काम करना, उसमें अगर कुछ लोग बाहर निकाल दिया जाए तभी भी उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना कि पहले होता था, और वो बाहर जाके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, दूसरी कंपनी में कमा सकते हैं, तो फिर उनके घर की जो आमदनी होगी वो बढ़ जाएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब इतने सारे हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं, खेतों में काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब उनको एम्प्लॉयड कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। अब जैसे गवर्नमेंट को ज़्यादा विशेष रूप से मेहनत करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी मेहनत करना चाहिए, लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, लोगों को ट्रेन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, लोगों को उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो चाहते हैं उस क्षेत्र में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जॉब मिलेगी उनको, या कोई ना कुछ वो करेंगे, चाहे वो अपना बिजनेस करें। तो उस तरह देखिए, फिर कॉटेज, अगर गवर्नमेंट को भी है तो कॉटेज इंडस्ट्रीज की व्यवस्था करें, गवर्नमेंट भी कॉटेज इंडस्ट्री पे ध्यान दे, जो गृह उद्योग है उस पर ध्यान दे, लोग भी ध्यान दे उस पर। और जो भी लोकल एरियाज है गांव में, जहाँ पर बहुत कम रोजगार है, जहाँ पर सब लोग बेरोजगार हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट अगर कंपनियाँ लेके आती है, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ या जैसे भी कंपनी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अगर वो लेके आती है वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत से लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको जॉब मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। तो उस तरह से फिर प्लानिंग कमीशन एक ऐसा अनुमान लगाया गया है। देखिए बात ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि आज जो कंडीशन है भारत का, उसके आधार पर ये सारी बातें हैं कि एक प्लानिंग कमीशन है जिसको NITI कहा जाता है। NITI एक आयोग है ये, उसने ये अनुमान लगाया है कि हर साल
मेडिकल के क्षेत्र में 20 लाख जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। 20 लाख जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं, ये पहले का अनुमान है। आज तो ज़्यादा हो सकता है, जनसंख्या बढ़ी है, सारे क्षेत्र में हर चीज़ बढ़ा है, तो निश्चित है कि उसमें और 20 से 25-30 लाख भी हो सकता है। उतनी सिर्फ मेडिकल के क्षेत्र में 20 से 25-30 लाख एम्प्लॉयमेंट जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें जो व्यवस्था है वो खराब व्यवस्था है। जो भी है वो जिसकी मैनेजमेंट है वो अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। उसमें चाहे तो डॉक्टर्स की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, नर्सेस की ज़्यादा जरूरत है। एक हॉस्पिटल में जितना चाहिए उतने डॉक्टर्स नहीं है, उतने नर्सेस नहीं है, उतने प्यून्स नहीं है, उतने स्टाफ नहीं है। तो अगर चाहा जाए तो उतनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है। उसके लिए मेडिकल की व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्था है। ये मेडिकल से जुड़े हुए तमाम तरह के क्षेत्र हैं, तमाम तरह के एरियाज हैं जहाँ से से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें तमाम तरह कमियाँ हैं। और दूसरा क्षेत्र देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एजुकेशन के मामले में देखा जाए, एजुकेशन के मामले में भी 20 लाख जो जॉब्स है क्रिएट किए जा सकते हैं एजुकेशन के मामले में। आज अभी देखिए, अभी जो कंडीशन है देहातों में, उसमें एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें 2 से 3 टीचर हैं, क्लास है 5 तक, 5, 6, 7, 8 तक है, लेकिन 2 से 3 टीचर जो पूरा पढ़ा रहे हैं, सारा पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं। वो व्यवस्थाएं कहाँ हैं? अब आज भी 20 लाख से 25-30 लाख लोगों को जॉब मिल सकता है उसमें, लेकिन जॉब्स नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास। हमारे देश में वो व्यवस्थाएं नहीं है, चाहे इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट हो या जो भी हो। अच्छे से डिग्री लिए हुए लोग वो जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कहीं और जाकर पढ़ा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, उनके जॉब सिक्योर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है। तो ये सब, इसका जो भुगतना है वो सब लोग भुगत रहे हैं। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रभाव पड़ रहा है? ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये मिलते हैं और उस पर जाके लोग काम कर रहे हैं, किसी तरह पेट पालना है अपना, घर के खर्चे को मेंटेन करना है। तो इस तमाम तरह की समस्या है जो लोग झेल रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में 20 लाख जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं अकेले एजुकेशन के क्षेत्र में। मेडिकल के क्षेत्र में भी लगभग 20-25 लाख क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये हर साल ऐसा हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर नई पॉलिसी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को सब अपना काम करना चाहिए। चलिए वो सब अलग बात है, गवर्नमेंट जाने और बाकी जो संस्थाएं वो जाने। उसके बाद से हेल्थ केयर सेंटर में भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। अब देहात के बारे में बात करें थोड़ा सा। देहात में गवर्नमेंट ने कोई भूखे न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, उसके लिए अलग व्यवस्थाएं की हैं। इस चीज़ को छोड़ा जाए वहीं पर। तो गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया है कि बहुत से जो भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, जो सॉल्व किया जाए उसको, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए उन्होंने मनरेगा की व्यवस्था की। 2005 में मनरेगा की व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया। उसमें 100 दिन के जो भी उसमें लेबर होंगे, उसमें 100 दिन का उनको वेजेस देने का, 100 दिन जॉब देने का, 365 दिन में 100 दिन उनको जॉब देगी गवर्नमेंट, जैसे भी देगी। अगर जिसके पास काम नहीं है तो उसको अलग से जो अलाउंस है, भत्ता है, वो देगी। ठीक है ना? यानी मनरेगा की व्यवस्था गाँव में किया गया है। मनरेगा से संबंधित जो भी लेबर हैं, जो भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो सब उसमें जुड़े हुए हैं, और सब लोग जुड़े हुए मतलब उनको 100 डेज का जो पैसे हैं वो उनको मिलेगा। अगर नहीं भी होता है, उनको जॉब मिलता है, तो उसको गवर्नमेंट अलाउंस के रूप में, भत्ता के रूप में उनको पैसा देगी। इस चैप्टर में बस इतना ही। अब इसके अलग दूसरे पार्ट्स भी हैं जो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।